दोस्तों नमस्कार, मैं रियाज अली। आज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम अपने जो ऑनलाइन क्लासेज हैं उसमें आगे का पॉइंट पढ़ेंगे। अपना जो चैप्टर चल रहा था वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर संख्या 9, जिसका नाम था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्या नाम था? कोऑर्डिनेशन उपसहसंयोजी यौगिक। देखो, अभी तक हमने इस उपसहसंयोजी यौगिक में अधिकतर टॉपिकों के बारे में हमने पढ़ लिया। आज हम क्या करेंगे, इस उपसहसंयोजी यौगिकों में जस्ट आगे का टॉपिक जो सीएफटी में है, सीएफटी में हमने अभी तक पढ़ लिया अष्टफलकीय संकुल यौगिकों में विभाजन पढ़ लिया, या अष्टफलकीय संकुल यौगिकों का विभाजन हमने पढ़ लिया। आज हम क्या पढ़ेंगे? चतुष्फलकीय यौगिकों में डी कक्षकों का विभाजन। क्या पढ़ेंगे? चतुष्फलकीय यौगिकों में डी कक्षकों का विभाजन हम पढ़ेंगे। आज का बिंदु अपना है वो है चतुष्फलकीय संकुल यौगिकों में डी कक्षकों का विपाटन। आज का बिंदु ये है अपने पास। इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे विस्तार से कि चतुष्फलकीय संकुल यौगिकों में डी कक्षकों का विपाटन किस प्रकार से होता है। किसमें? चतुष्फलकीय संकुल यौगिकों में डी कक्षकों का विपाटन किस प्रकार से होता है। देखो, होता क्या है कि जो चतुष्फलकीय स्ट्रक्चर है, चतुष्फलकीय संरचना है, उस संरचना में आपने गौर से देखा होगा केंद्रीय धातु तो मध्य में रहता है। इसके अलावा लिगेंड होते हैं। ये लिगेंड इसमें क्या होते हैं? इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं। ये अपने लिगेंड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ये अपने पास क्या है? चतुष्फलकीय स्ट्रक्चर है। कैसी स्ट्रक्चर है? चतुष्फलकीय संरचना है। अब इस चतुष्फलकीय संरचना में जरा गौर से देखना, क्या कोई लिगेंड अक्षों पर स्थित है? क्या कोई लिगेंड अक्षों पर स्थित है? आप कहोगे नहीं। सभी लिगेंड क्या है? अक्षों के मध्य में स्थित हैं। कहां स्थित है? अक्षों के मध्य में सभी लिगेंड स्थित हैं। सारे लिगेंड अक्षों के मध्य स्थित हैं। जैसे ये लिगेंड ये अक्षों के मध्य है, ये भी और ये भी। कोई अक्षों पर लिगेंड नहीं है। अब होगा क्या, जब सेंटर मेटल एटम है, केंद्रीय धातु परमाणु का डी कक्षक है, इस कक्षक की तरफ लिगेंड है, लिगेंड गमन करता है। जब हम कहेंगे कि जो केंद्रीय धातु परमाणु है उसका जो डी कक्षक है उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन है, उनकी तरफ लिगेंड है जिसमें क्या होता है? एल्क्विन इलेक्ट्रॉन होते हैं। वो जब गमन करता है तो होता क्या है कि जो T2G कक्षक है वो क्या होते हैं? लिगेंडों के पास में स्थित होते हैं। लिगेंडों के पास में स्थित होते हैं, पास में स्थित होते हैं। कौन से कक्षक होते हैं पास में स्थित? बेटा आप कहोगे T2G कक्षक क्या होते हैं? लिगेंडों के पास में स्थित होते हैं। इसलिए इस पर क्या होता है? इसलिए इन पर, यानी हम क्या लिखेंगे? इन पर प्रतिकर्षण अधिक लगता है, यानी अधिक प्रतिकर्षित होते हैं, अधिक लगता है। ये चीज अपने को ध्यान देना है। कहने का मतलब हमने अभी कहा चतुष्फलकीय संकुल यौगिकों में केंद्रीय धातु परमाणु केंद्र में होता है, और जो बाकी जो लिगेंड हैं वो अक्षों पर स्थित नहीं होते, अक्षों के मध्य में स्थित होते हैं। और जब लिगेंड के एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म में केंद्रीय धातु परमाणु के डी कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की तरफ गमन करते हैं तो क्या होगा कि जो T2G कक्षक है वो क्या है? लिगेंड की तरफ स्थित होते हैं। इसलिए T2G पर ज्यादा प्रतिकर्षण लगेगा। और बाकी है जो EG कक्षक है, EG कक्षक है वो लिगेंड से, EG कक्षक क्या होते हैं? लिगेंड से दूर स्थित होते हैं। लिगेंड से कहां स्थित होते हैं? दूर स्थित होते हैं। इसलिए इन पर
प्रति कक्षक बल क्या लगेगा, कम लगेगा। कहने का मतलब T2G कक्षकों पर प्रति कक्षक बल क्या लगता है, ज्यादा लगता है, और EG कक्षकों पर प्रति क्या लगता है, कम लगता है। इसका कारण अगर अपने से पूछा जाएगा आप क्या कहोगे कि T2G कक्षक क्या होते हैं, लिगेंड की तरफ स्थित होते हैं, और EG कक्षक कहां होते हैं, लिगेंड से दूर स्थित होते हैं। ठीक है, अब जो अपने को बात करनी है, जैसे मान लो ऐसा कह दूं कि ये मेरे पास टोटल D कक्षक है, ये कौन से हैं, D कक्षक है। हम यहाँ D कक्षक बना रहे हैं, कितने कक्षक होते हैं D में, 5। D फोर्स में कितने कक्षक हैं, 5। ठीक है, ये तो क्या है, D कक्षक है सारे। अब क्या होगा, जब इनकी तरफ लिगेंड गमन करेंगे तो ये दो भागों में विभाजित हो जाएंगे। एक तो क्या होगा, जो लिगेंड के पास में स्थित है वो तो क्या है, ज्यादा प्रतिकर्षित होंगे, और जो लिगेंड से दूर स्थित है वो कम प्रतिकर्षित होंगे। कहने का अभिप्राय हो गया कि T2G कक्षकों पर ज्यादा प्रतिकर्षण बल लगने के कारण ये क्या है, ऊपर की तरफ गति करेंगे, इनकी ऊर्जा बढ़ जाती है, इनकी ऊर्जा ज्यादा हो जाती है। जबकि क्या है, EG कक्षकों पर प्रतिकर्षण बल कम लगने के कारण इन पर क्या है, प्रतिकर्षण बल कम लगेगा और ऊर्जा क्या रहेगी, कम रहेगी, केवल से भी क्या रहेगी, कम हो जाएगी। देखो अष्टफलक में इससे विपरीत था, चतुष्फलक में विपरीत है। कैसे, अष्टफलक में क्या था, सभी कक्षक कहां थे, अक्षों पर स्थित थे। D कक्षक के यानी जो लिगेंड है वो अष्टफलक की तरह लिगेंड है, वो कहां स्थित होते हैं, अक्षों पर होते हैं, जिनमें से क्या 3 पर प्रतिकर्षण कम लगता है और 2 पर क्या लगता है, ज्यादा लगता है। लेकिन यहाँ देखो आपने क्या कहा, लिगेंड है वो अक्षों के मध्य स्थित होते हैं, और T2G कक्षक है वो लिगेंड की तरफ स्थित होते हैं, इसलिए अधिक प्रतिकर्षण, और EG कक्षक लिगेंड से दूर स्थित होते हैं, इसलिए क्या लगेगा, कम प्रतिकर्षण बल लगेगा। इनमें भी क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी ऊर्जा अंतराल है वो जिसको बोले CFSE, C का मतलब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा का मान है वो क्या होगा, 10 dQ होगा, या तो ऐसा बोल दे डेल्टा। यहाँ पर देखो ऑक्टाहेड्रल नहीं लिखे बेटा, ऑक्टाहेड्रल क्यों लिखे, वो तो अष्टफलक के लिए था, यहाँ डेल्टा T लिखेंगे, टेट्राहेड्रल के लिए लिखेंगे, उसका मान कितना होता है बेटा, आप क्या लिखोगे, 1 डेल्टा T के बराबर होता है। ठीक है, कैसे देखो ध्यान देना, इसमें से ये भाग किसका होगा, प्लस का, और ये भाग किसका होगा, माइनस का। एक तो किसका होगा, प्लस का, एक किसका होगा, माइनस का होगा, जिसका मान हम क्या करेंगे, यहाँ इसकी बात करें तो लिखेंगे प्लस में 4 dQ, और यहाँ इतना इतना गैप का होगा, माइनस में 6 dQ, माइनस 4 6 अपने को देखो ये प्लस और माइनस में क्या है, तल को दर्शा नहीं, चलिए क्या है, 4 और 6 कितने हो गए, 10 dQ हो गए। अगर इसको डेल्टा T के रूप में लिखा जाए तो यहाँ लिखो 0.4 डेल्टा T, और यहाँ लिखोगे 0.6 डेल्टा T। यहाँ डेल्टा का अर्थ क्या है, ऊर्जा अंतराल, T का अर्थ है चतुष्फलक के टेट्राहेड्रल। इस प्रकार से क्या होता है, अपने पास इसका विपाटन हो जाता है, D कक्षकों क्या होता है, विपाटन हो जाता है। फिर अपने से कई दफा पूछा जाता है कि अब इनके बारे में आप इनका इलेक्ट्रॉनिक विज्ञान लिखकर समझाओ, या कुछ विशेष एग्जाम्पलों की सहायता से आप समझाइए कि ऐसे होते हैं या नहीं। तो देखो हम बात करते हैं, जैसे हमने कल अष्टफलक के लिए कहा था, वैसे ही एक सारणी के रूप में हम दर्शाने का प्रयास करते हैं। हम D कक्षक है, D का विन्यास अलग अलग सवाल में कहता हूं। सबसे पहले विन्यास ले लेता हूं किसका, मैं D1 का ले लेता हूं। इसके लिए परबल क्षेत्र ले लेता हूं, यहाँ पर परबल लिगेंड के लिए T2G व EG विन्यास ये यहां लिख देता हूं। फिर यहां पर लिख देता हूं n का मान यहां पर क्या लिखा, चुंबकीय आघूर्ण म्यू का मान। ठीक है, इस प्रकार से क्या बना लेंगे, एक सारणी बना लेंगे। ठीक है, ये हमारे पास मैं कहता हूं सारणी के रूप में हमने कहा। फिर ये तो परबल के लिए इसी प्रकार से चाहे ध्रुवल के लिए भी बना सकते हैं। कैसे, देखो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, अपने पास D1 की बात करेंगे, फिर D2 की बात करेंगे, फिर D3 की बात करेंगे, फिर D4 की बात करेंगे। इस प्रकार से क्या होगा, हम पूरे सभी D विन्यास के बारे में बातें कर लेंगे। यहाँ D2 ले लेंगे, D3 ले लेंगे, D4, D5
क्लियर। सबसे पहले D1 की बात करते हैं। D1 का मतलब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं। यहाँ पर क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है। इस कंडीशन में चाहे आपके पास प्रबल लिगेंड रहे चाहे लिगेंड रहे दुर्बल, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो क्या कहेंगे, पहला इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, यहाँ नीचे स्थित होगा, कम ऊर्जा वाले में भरा जाएगा। तो इसका विन्यास क्या होगा, आप क्या लिखोगे, Eg में 1 और T2G में 0। T2G में क्या बढ़ जाएगा, 0 इलेक्ट्रॉन, और Eg में कितना बढ़ जाएगा, 1, क्योंकि अपने को स्पष्ट दिखाई दे रहा है। T2G में कितना है, 0, Eg में कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन भरा जा रहा है। ठीक है। अब देखो n की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर n बराबर क्या है, 1। एल्किन इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 1, आप क्या लिखोगे, 1। चुंबकीय आघूर्ण का मान निकालोगे, म्यू बराबर n कोष्ठक n प्लस 2। ये इसका फॉर्मूला है Bm, इसका क्या है, सूत्र है। तो n का मान 1 आ गया, 1 प्लस 2, हल कीजिए Bm, तो 1 और कितना 2 कितना होता है, 3। Bm हो गया, या तो हम 3 बोल दो, या फिर क्या बोलोगे 1.84 बोल दो, या 8 से Bm बोल दो, या 7 बोल दो, Bm। ठीक है। तो इसके लिए क्या हो गया, 1.73 Bm हो गया। ये तो कब हो गया, प्रबल क्षेत्र के लिए। अगर दुर्बल होता तो भी ऐसा ही होगा, सेम। ठीक है। D2 का भी सेम ऐसा ही होगा। D3 की बात कर लेते हैं। जैसे मान लो इसमें कहता हूं 3 इलेक्ट्रॉन है, कितने बढ़े, 3 इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं। अब आपको क्या करना है, यहां क्या लिखोगे, 3 के लिए इलेक्ट्रॉन पहले कम हो जाना है, 1, 2 तो भरेंगे। अब तीसरा इलेक्ट्रॉन डिपेंड करेगा लिगेंड प्रबल है या दुर्बल है। अगर प्रबल लिगेंड है तो यही युग्मन हो जाएगा, और अगर दुर्बल लिगेंड है तो तीसरा इलेक्ट्रॉन यहां चला जाएगा। तो प्रबल लिगेंड की कंडीशन में आप क्या पाओगे, अपने पास Eg में तो कितने हो जाएंगे, 3, और T2G में कितना हो जाएगा, 0। ठीक है। इसमें क्या होगा, n की वैल्यू निकालिए, एक ही है, सुनिए यहां के लिए करें तो हम लिखेंगे Eg में 3 और T2G में 1, n की वैल्यू 1 ही, इसकी वैल्यू कितना आएगा, 7.3 Bm, और ये पैरामैग्नेटिक होंगे यानी अनुचुंबकीय होंगे। ठीक है। तो अपने पास हम कहेंगे इस प्रकार से इसका हो जाएगा 4 नंबर लेंगे, 5 नंबर लेंगे। लेकिन अगर यही हम कहें प्रबल के स्थान पर लिखो दुर्बल लिगेंड रहे, दुर्बल लिगेंड ले लिया जाए तो फिर क्या होगा, आपको क्या करना है, इसी प्रकार से दुर्बल लिगेंड के लिए बना लेंगे पूरी सारणी। दुर्बल लिगेंड फिर n का मान दोबारा से अपने चुंबकीय आघूर्ण का मान, इस प्रकार से पूरे कॉलम हम बना लेंगे। दुर्बल क्षेत्र के लिए यहाँ पर क्या लिखोगे, दुर्बल आते ही ये तो यहाँ नहीं रहेगा बेटा, कहाँ चला जाएगा, इसमें चला जाएगा। कि दुर्बल क्षेत्र आ गया, और दुर्बल क्षेत्र आते ही इसका इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा, Eg में 2, T2G में 1। क्लियर। अब n की वैल्यू कितनी आएगी, इसमें n की वैल्यू आएगी 3, n की वैल्यू कितनी आएगी, 3, और इसमें रखिए मान, 3 का मान रख दीजिए n के स्थान पर, तो 3, और यहाँ पर भी 3 आ जाएगा, 3, 6, 6 के 18 हो गए। ठीक है। 15 हो गए, आप यहाँ लिखोगे 15, और अगर 16 होते तो 4, लेकिन 3.84 यहाँ वैल्यू लिखोगे 3.84, और ये भी कैसा हो जाएगा, अनुचुंबकीय हो जाएगा। इस प्रकार से बेटा हम पूरी सारणी को आसानी से भर सकते हैं, पूरी सारणी को आसानी से लिख सकते हैं, दर्शा सकते हैं। ठीक है। आप लोग इसको अच्छी तरह से जाने, अच्छी तरह से लिखें, या मैं ऐसा कह दूं इसके 1-2 एग्जाम्पल पूरे सारणी बनाकर 1-2 एग्जाम्पल आपको लिख के बता रहा हूँ क्या करना है। ठीक है। उसके बाद में आप आगे के एग्जाम्पल आप स्वयं खुद को लिखने हैं। जैसे मान लीजिए इसकी बात यहां तक कर ली, दुर्बल लिगेंड के लिए हो गया, फिर यहाँ लिखूंगा n का मान हो जाएगा, दुर्बल लिगेंड के लिए n का मान लिख देंगे, फिर यहाँ लिखेंगे चुंबकीय आघूर्ण। क्लियर। ये हम बना देंगे, पूरी सारणी बना देते हैं ये लोग। अब देखो अपने पास क्या है, वही डी का अक्षर दोबारा यहां बना देंगे ताकि अपने समझने में दिक्कत ना आए। दो भागों में विभाजित हो गए, ऊपर वाले Eg T2G का अक्षर और नीचे वाले Eg का अक्षर, ये Eg और ये T2G, ये बेरी सेंटर हो गया, ये यहाँ का ऊर्जा अंतराल धनात्मक में +4 हो गया, ये -6 हो गया। ठीक है। अब देखो हमने क्या कहा, इसकी बात कर ली, इसके लिए क्या दुर्बल लिगेंड में भी सेम ऐसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा,
और m की वैल्यू एक ही होगी और इसका मान 7.34 Bm होगा, बोर मैग्नेट्रॉन होगा। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं। इसमें हम क्या लिखेंगे कि दुर्बल क्षेत्र में क्या होगा, जैसे मान लो 3 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3। प्रबल क्षेत्र में क्या होगा, 3 के लिए क्या हो जाएगा, युग्मन हो जाएगा यहाँ पर। लेकिन दुर्बल क्षेत्र में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा। तो देखो यहाँ देखो क्या हो जाएगा, Eg में 2 और T2G में कितने हो गए, 1 हो गया। n की वैल्यू कितने आ गई, 3, 1 2 और 3। n की वैल्यू कितने हो गया, 1 2 और 3, क्योंकि आयतन इलेक्ट्रॉन देख रहे हो, आयतन इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3 है टोटल। तो आपने 3 लिखा। अब इसका चुंबकीय आघूर्ण निकाल दीजिए, म्यू बराबर n कोष्टक n प्लस 2 Bm। n की वैल्यू कितने हैं, n बराबर 3 आ गई। तो आप क्या लिखोगे, 3 कोष्टक 3 प्लस 2 Bm। हल करना, 5 हो गए, 3 5। इसको भी हल करना, कितने हो गए, 15। अब अगर ये देखो 16 होते तो 4 होते, लेकिन ये कम है, इसलिए आप क्या लिखोगे, 3.86 Bm। 8 के ऊपर लिखना है, 3.8 के ऊपर ही संख्या लिखनी है अपने को। तो अपने पास क्या जाएगा, 3.86 Bm इसकी वैल्यू आ जाएगी। ये भी कैसा है, अनुचुंबकीय है, ये भी कौन सा है, अनुचुंबकीय है। ठीक है, सेम इसी प्रकार से हम बात करें D5 की बात कर लेते हैं। D5 की बात में 5 इलेक्ट्रॉन भर लेते हैं इसमें, 3 4 और 5। ठीक है, हमारे पास पहले है पर्पल लिगेंड। पर्पल लिगेंड में क्या होगा, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरते हैं, फिर 3 और 4 और 5 इलेक्ट्रॉन भरा गया। ठीक है, अब देखो आप इसका क्या लिखोगे, इलेक्ट्रॉन में ध्यान देना, Eg में कितने हैं बेटा, Eg में देखना जरा कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन। तो आप लिखोगे 4। T2G में कितने हैं, वहां देखना, T2G में कितने हैं, 1 है। T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 है ना। यहाँ पर देखो Eg में तो 4 है, T2G में कितने हैं, 1 है। तो आपने 1 लिख दिया। अब एल्किन के इलेक्ट्रॉन देखिए, एल्किन के इलेक्ट्रॉन एक है, एल्किन है नहीं, इसमें 2 पूरे भरे हैं, तो ये युग्मित है। ये भी कैसा है, युग्मित है, लेकिन ये एल्किन है। तो आप क्या लिखोगे, एक एल्किन इलेक्ट्रॉन है, एक एल्किन इलेक्ट्रॉन हो गए। तो आप इसकी वैल्यू तो फिर हो जाएगी। अब देखो अपने पास क्या लिखेंगे, अगर दुर्बल लिगेंड रहे तो, दुर्बल लिगेंड रहे तो क्या होगा, आप दुर्बल रहेगा तो क्या होगा, युग्मन बाद में करेंगे, पहले 1 2 3 4 5। दुर्बल होगा तो पहले क्या होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन होने के नियम की पालना कराओ, ये हो जाएगा। तो आप क्या लिखोगे, अपने पास इलेक्ट्रॉन में आ जाएगा, Eg में 2 और T2G में 3। एल्किन इलेक्ट्रॉन कितने हैं टोटल, 5। ठीक है, 5 गिने ना पूरे हैं, यहाँ पर 5 वैल्यू रखो, इसका n की वैल्यू 5 लिख दो, 5 5। यहाँ पर कितने हो गए, 7 हो गए, यहाँ कितने हो गए, 5। यहाँ कितने हो जाएंगे, 35 36 हो गए तो 6, लेकिन क्या हो गए, 5 ही है। तो आप करेंगे 5.86 Bm। ये भी कैसा है, अनुचुंबकीय है, ये भी कैसा हो जाएगा, अनुचुंबकीय हो जाएगा। इस प्रकार से आपको D10 तक, इस प्रकार से आपको D10 तक सभी कक्षकों के लिए चतुष्फलकीय संकुलों में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, चुंबकीय प्रकृति और चुंबकीय आघूर्ण की वैल्यू आपको निकालनी है। उम्मीद करता हूं आप आसानी से निकाल लेंगे। आई होप कि आप आसानी से निकालोगे, आपके समझ में आया है। आप रफ कॉपी में आराम से इसको हल करें, जो चीज नहीं आती है उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है, इसके बाद में अपने पास चतुष्फलकीय संकुल यौगिकों में विभाजन के बाद में हम एक छोटा सा बिंदु पढ़ लेते हैं। इसमें साथ में छोटा सा बिंदु है, जिसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। वो है, हम छोटा सा बिंदु ले लेते हैं जिसका नाम है VBT की कमियां, लिमिटेशन ऑफ VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की कमियां, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। ठीक है, चलो हमारे पास अगला बिंदु है, वो छोटा सा बिंदु लेंगे हम जिसका नाम है VBT की कमियां। बिंदु अपना है VBT की सीमाएं, लिमिटेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। VBT की सीमाएं, देखो कौन कौन सी VBT की सीमाएं, उनके बारे में बात करते हैं। पहली सीमा VBT में हमने पढ़ा कि ये अंतः संकुल कंपाउंड है, ये बाहरी संकुल कंपाउंड है, या ये क्या है, उसी
चक्रण संकुल कंपाउंड है, ये निम्न चक्रण संकुल कंपाउंड है, तो इनकी व्याख्या नहीं कर पाए। क्यों है ऐसा, क्यों हुआ, इसका ऐसा क्या कारण की, तो क्या हो गया, निम्न चक्रण संकुल कंपाउंड हो गया और ये क्या हो गया, उच्च चक्रण संकुल कंपाउंड हो गया। तो आप क्या लिखेंगे, इस सिद्धांत की सहायता से निम्न व उच्च चक्रण संकुल यौगिकों की व्याख्या नहीं की जा सकती है। कहने का मतलब ये हो गया कि सिद्धांत की सहायता से आप ये नहीं बता सकते कि ये कैसा है, यानी इस पर क्या है, आपको ये नहीं कि निम्न चक्रण संकुल है तो कैसे है, ये उच्च चक्रण संकुल है तो कैसे, इसकी व्याख्या आप नहीं कर सकते। दूसरी बात अपने को याद रखना है, सेकंड बिंदु इसकी ये है, क्या संकुल यौगिकों की क्या संकुलन क्या है, तो आप क्या लिखोगे, संकुलन को क्या एक स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाए, क्या नहीं कर पाया, स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाया। इसके अलावा स्पेक्ट्रम में चुंबकीय गुणों की स्पेक्ट्रम में रंग की व्याख्या नहीं की जा सकती है, यानी सिद्धांत के अनुसार संकुल यौगिक हैं, उनके स्पेक्ट्रम और रंग की व्याख्या नहीं कर सकते हैं, स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर सकते और रंग की व्याख्या नहीं कर सकते हैं। 3 नंबर बिंदु आप ये कहोगे, इस सिद्धांत में केंद्रीय धातु परमाणु को ही महत्वपूर्ण माना गया है, लिगैंड के बारे में स्पष्ट व्याख्या नहीं की गई। ऐसा कह दो लिगैंड को क्या है, इन्होंने क्या करता है, लिगैंड को इग्नोर कर दिया, यानी लिगैंड के बारे में कुछ नहीं पता, केवल क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु को इसने क्या कहना, विशिष्ट माना, केंद्रीय धातु परमाणु को क्या है, स्पेशल माना कि यही है, बाकी इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इस प्रकार से विविधि से संबंधित हम 3 मुख्य कमियां जान सकते हैं इसकी। पहली कमी हमने मानी कि सिद्धांत की सहायता से निम्न चक्रण संकुल व उच्च चक्रण संकुल कंपाउंड है, उनकी व्याख्या स्पष्ट नहीं कर सकते, पूर्ण रूप से इसका कारण नहीं समझा सकते कि ये निम्न चक्रण संकुल क्यों है और ये उच्च चक्रण संकुल क्यों है। दूसरा, संकुल यौगिकों के स्पेक्ट्रम और रंग की व्याख्या नहीं की जा सकती। संकुल यौगिक हैं, उनकी स्पेक्ट्रम की और रंग की व्याख्या हम नहीं कर सकते। इसके अलावा तीसरा बिंदु अपने पास है, इस सिद्धांत में केंद्रीय धातु परमाणु को महत्वपूर्ण माना गया है, केंद्रीय धातु परमाणु के ही सभी गुणों के बारे में बताया गया है, लिगैंड के बारे में कुछ भी व्याख्या नहीं की गई है। ठीक है, इसके अलावा हम चौथी बात कहें तो ये भी कह सकते हैं कि विविधि की सहायता से संकुल यौगिकों की क्रियाविधि को नहीं समझा सकते, यानी 4 नंबर क्या लिखेंगे, विविधि की सहायता से या इसकी सहायता से संकुल यौगिकों की क्रियाविधि को नहीं समझाया जाता है। मतलब ये हो गया कि संकुल कंपाउंड है, उनकी क्रियाविधि को भी नहीं समझा सकते कि संकुल कंपाउंड क्यों बने, कैसे बने, इनकी व्याख्या भी हम नहीं कर सकते। इस प्रकार से वीबीटी की 4 लिमिटेशन, कई दफे बेटा वीबीटी की लिमिटेशन परीक्षा में आ जाता है, आपसे पूछ लेते हैं कि वीबीटी की सीमाएं लिखो, उस
उस कंडीशन में आपको चारों सीमाएं आपको आनी चाहिए। ठीक है बेटा, आपने उम्मीद कर रहा हूं आपको ये वीडियो समझ में आया है। ठीक है, थैंक यू।